नमस्कार साथियों। आज की चर्चा में हमारा मुख्य विषय रहेगा मैथिली शरण गुप्त के काव्य में युग सापेक्षता। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक कालजयी रचनाकार हैं, जिन्होंने द्विवेदी युग में लेखन कार्य प्रारंभ किया और फिर उनकी काव्य यात्रा एक लंबे सोपान तक चलती रही। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता तक आते आते उनकी काव्य यात्रा रही। तो लगभग 50 वर्षों तक उनका लेखन चलता रहा और उन्होंने अपनी युगीन समस्याओं को प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया और उस पर अपनी लेखनी भी चलाई। मूलतः मैथिली शरण गुप्त भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, उसके उन्नायक कहे जाते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य में नव जागरण का प्रारंभ भारतेंदु युग से हो गया था, पर उस नव जागरण की लहर को आगे बढ़ाने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है। ये भारतीय संस्कृति के पुनराख्याता रहे, जो हमारी संस्कृति के मूल्य थे, जो नैतिक मूल्य थे, जो आदर्श थे, जो हमारे जीवन के आधार थे और युगीन आवश्यकताओं को देखते हुए, युगीन समस्याओं के चलते या राजनीतिक कारणों से वे सांस्कृतिक मूल्य, वे राजनीतिक मूल्य कहीं दब कर रह गए थे। तो उन भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पुनर्आख्यायित करने का, पुनर्व्याख्यायित करने का कार्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया। और ये राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत थे, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की लहर थी, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। 1910 में इनका पहला काव्य रचना रंग में भंग आता है और ये वे समय था जब देश में आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों, दमन के विरुद्ध एक क्रांति का स्वर उभर कर आ रहा था और तब तक गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था। वे राजनीति में 1916 में आते हैं। उनसे पूर्व तिलक का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है से प्रभावित हुए, लाला लाजपत राय से प्रभावित हुए और फिर आगे चल कर के गांधी जी की विचारधारा से, उनके आंदोलनों से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट किया और मानवतावादी विचारधारा से युक्त थे। मानवता की उच्च भूमि पर मानव को प्रतिष्ठित करने का कार्य अपनी रचनाओं के माध्यम से गुप्त जी करते हैं। तो गुप्त जी के काव्य में किस प्रकार से युग धर्मिता दिखाई देती है, कैसे वे युग की आवश्यकताओं को, अपने समकालीन समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं, इसको केंद्र में रखते हुए आज हमारी चर्चा रहेगी। गुप्त जी की रचनाएं प्राचीन और नवीन के मध्य सेतु का कार्य करती हैं। प्राचीन हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, पुराण आदि ग्रंथ हैं, उनमें जो विभिन्न कथाएं आती हैं, विभिन्न प्रसंग आते हैं, उनको लेते हुए और उन्हें नवीन के साथ, वर्तमान के साथ जोड़ते हुए वर्तमान के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से अतीत और वर्तमान के मध्य, प्राचीन और नवीन के मध्य एक सेतु का कार्य गुप्त जी की रचनाएं करती हैं। यद्यपि इनकी रचनाओं का कथ्य पुराण रहा है, परंतु पौराणिक कथाओं को युग की धारा के अनुरूप ढालने का कार्य इन्होंने किया है। समय की मांग को देखते हुए अतीत के प्रसंग, चरित्रों एवं घटनाओं को वर्तमान के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान सदैव इनकी रचनाओं के केंद्र में रहा है। केवल अतीत का गौरव गान करना, केवल इतिहास के पन्नों को पलटना, केवल उनके ऊपर बात करना, ये इनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। अतीत की घटनाएं लेते हैं, अतीत के चरित्र लेते हैं और उनको वर्तमान से जोड़ते हुए, वर्तमान को एक प्रेरणा देते हुए, एक प्रोत्साहन देते हुए वे अपनी रचनाओं के चरित्रों को प्रस्तुत करते हैं।
इसीलिए वर्तमान सदैव उनकी रचनाओं के केंद्र में रहा है। और युगीन चेतना सर्वत्र विद्यमान रही है, चाहे वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता कर रहे हैं या किसी सामाजिक विषय को लेकर या कोई सांस्कृतिक संदर्भ को लेकर के रचना कर रहे हैं। गुप्त जी की युगीन चेतना सर्वत्र विद्यमान रही है। गुप्त जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी समसामयिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करके हिंदी काव्य को युगीन चेतनाओं से जोड़ा है। क्योंकि कोई भी सजग सचेत रचनाकार अपने युग से कटकर रचना नहीं कर सकता। इसीलिए साहित्यकार और उसकी समाज का एक दृष्टा भी होता है, एक भोक्ता भी होता है, समाज की चेतना का वे संवाहक भी होता है। तो गुप्त जी इस रूप एक सजग सचेत रचनाकार रहे जिन्होंने अपने काव्य को युगीन चेतना से जोड़ करके प्रस्तुत किया है। और इनकी रचनाओं में इनका संपूर्ण युग, उसकी एक एक धड़कन और स्पंदन अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान है। इसीलिए उनके काव्य में उनकी युगीन चेतना को देखते हुए, उनकी युग सापेक्षता को देखते हुए हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित आलोचक रहे, छायावाद के विशेष आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने साहित्य का लेखन भी किया, इतिहास लेखन भी किया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी उनकी प्रमुख ऐतिहासिक रचना है। तो उसमें वे गुप्त जी के विषय में कहते हैं कि युग के विकासोन्मुख जीवन का साक्षात्कार करने और उसे वाणी का परिधान पहनाकर नयनाभिराम बना देने के कारण इस युग में गुप्त जी जन समाज के प्रथम कृति कवि कहे जाएंगे। अब वे उसे गुप्त जी को प्रथम कृति कवि कहते हैं कि उन्होंने युग में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहा था, समाज में जो निरंतर एक परिवर्तन की लहर चल रही थी, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, तो उन सब का साक्षात्कार करना और उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करना, ये गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य रहा। और इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उन्हें जन समाज के प्रथम कृति कवि कहा है। और गुप्त जी की जब हम रचनाओं को देखते हैं, चाहे हम रंग में भंग देखें, जयद्रथ वध देखें, भारत भारती देखें या साकेत, यशोधरा, विधृता जो विष्णुप्रिया है रचना, तो उनके अनेक रचनाएं, उनमें मुख्य रूप से हमें दो विशेषताएं दिखाई देती है। यद्यपि अनेक विशेषताएं हैं, परंतु युग सापेक्षता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उनके काव्य की दो मुख्य विशेषताएं हैं जो उनकी युगानुसरण की प्रवृत्ति को द्योतित करती हैं। पहली विशेषता है आधुनिक युग के नवीन परिवर्तनों के साथ कदम बढ़ाते रहना, और दूसरी विशेषता है समय की मांग के अनुसार काव्य सृजन करते रहना। प्रत्येक काल में अनेक नवीन परिवर्तन होते हैं, और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के आने के बाद तो विशेष रूप से अनेक परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। और जब ये समाज में परिवर्तन होते हैं तो उनके साथ अगर कवि रचनाकार अपने कदम बढ़ाता है, उन परिवर्तनों को अपनी रचनाओं में लेकर के आता है, तो वह कवि कालजयी कवि बन जाता है। और उनकी रचना केवल एक समय विशेष के लिए महत्वपूर्ण ना हो करके कालजयी रचनाएं बन जाती है। इसीलिए साकेत हम देखते हैं, यशोधरा रचना हम देखते हैं, विष्णुप्रिया आदि देखते हैं, ये सब कालजयी रचनाएं रही और समय की मांग के अनुसार।
जो उस समय की आवश्यकता थी उसको केंद्र में रखते हुए काव्य सृजन करना, ये गुप्त जी की विशेषता थी। क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और उस समय समाज में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, देश प्रेम का भाव जागृत करना, अपनी मातृभूमि के प्रति आदर का, प्रेम का, सम्मान का भाव जागृत करना मुख्य उद्देश्य रहा और ये उस समय की आवश्यकता भी थी। इसीलिए गुप्त जी ने हिंदू, स्वराज्य, इन कवि रचनाओं की रचना की। उन्होंने उस समय मातृभूमि कविता की रचना की जो बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और उस रचना को पढ़ते ही हमारे मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त जी युग दृष्टा के साथ साथ भोक्ता भी रहे। वे केवल एक सामान्य दृष्टा के रूप में ही रहते हुए उन्होंने समाज को नहीं देखा, अपितु उसको भोगा भी, उसके भोक्ता भी रहे। जो सामाजिक समस्याएं थी, जो राजनीतिक समस्याएं थी, उनके वे स्वयं भोक्ता रहे। उन्होंने उनको प्रत्यक्ष रूप से ना केवल देखा अपितु अनुभव किया। और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में ये समाज, ये राजनीतिक, ये राष्ट्रीयता की भावना स्पष्ट रूप से उभर कर आई। और जब उन्होंने भारत भारती की रचना की और भारत भारती में जिस प्रकार से उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड, इन 3 खंडों के रूप में पूरे देश का एक साक्षात चित्र प्रस्तुत कर दिया। और वे भारत भारती उस समय जन जन के कंठहार बनी। जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अग्रसर युवक युवतियां थे, वे जब प्रभात फेरी निकालते थे और जन जागरण करने के लिए समाज में निकलते थे तो भारत भारती की पंक्तियां गाते हुए जाते थे। विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में भारत भारती की पंक्तियां गाई जाती थी। तो इस तरह से अतीत के साथ वर्तमान को जोड़ा और वर्तमान में भविष्य की दिशा निर्धारित करते हुए इन्होंने भारत भारती की रचना की। तो इसलिए समय की मांग के अनुसार काव्य सृजन करते रहना गुप्त जी की मुख्य विशेषता रही। जब बारदोली का लिखते हैं, गांधी जी के चरखा आंदोलन को लेकर के, उनके सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के कविता लिखते हैं, क्योंकि वे उस समय की मांग थी और इसीलिए वे वैसी रचनाएं करते हैं। और गुप्त जी द्वारा सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सामाजिक वैषम्य को दूर कर सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने पर बल दिया। गुप्त जी ने क्या देखा कि जो समाज है, समाज तभी प्रगति कर सकता है, सामाजिक संगठन तभी सुदृढ़ रह सकता है जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। चाहे वे किसी भी वर्ग का हो, वर्ण का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, गरीब हो, धनी हो, तो सबको समान अधिकार मिले। और ये सामाजिक समानता का अधिकार उस समय समाज में नहीं था, आज भी नहीं है। और ये सामाजिक वैषम्य ही हमारे राष्ट्र की अखंडता को बाधित करता है। ये सामाजिक वैषम्य ही पराधीनता का कारण रहा। यही कारण रहा कि अनेक वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, उससे पूर्व अनेक विदेशी शासक आए, शक आए, हूण आए आदि, और निरंतर आक्रमण करते रहे। और हमारे जो सामाजिक कमजोरियां थी जिसके कारण वे हम पराधीन होते रहे, हम निरंतर पराधीन रहे और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर पाए। और गुप्त जी ने इस सामाजिक कमजोरी को समझा और इसीलिए सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले बल दिया कि जो समाज में वैषम्य है, जो ऊंच नीच का, जातिगत छुआछूत का जो भेदभाव है, जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा,
जब तक सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक समाज संगठित नहीं हो सकता, और समाज संगठित नहीं होगा तो राष्ट्र कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और फिर निम्न वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कबीर का उदाहरण प्रस्तुत किया, संत रविदास के उदाहरण प्रस्तुत किए, और निम्न वर्ग को उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करते हुए वे कहते हैं, पूत कर्म कर मातृभूमि के, बनो विशेष सपूत, छूत बुरी है अहो भाग्य है, यदि हम हुए अछूत। तो ये जो छुआछूत की समस्या, अस्पृश्यता की बात थी, ये उस समय सामाजिक अधोगति का मूल कारण था। तो इसलिए गुप्त जी ने सर्वप्रथम इस छुआछूत की समस्या को आधार बनाते हुए, उसे केंद्र में रखते हुए और निम्न वर्ग की उन्नति के लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान की। और वर्ग वैषम्य समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी है, और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु समाज संगठन आवश्यक है। समाज संगठन कब होगा? जब सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, जब जातिगत भेदभाव से, जब छोटे नीचे स्वार्थों से ऊपर उठ करके हम के समाज का हित सोचेंगे, राष्ट्र का हित सोचेंगे, तभी राष्ट्र प्रगति कर सकता है, तभी एक राष्ट्र समुन्नत राष्ट्र बन सकता है, सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो इसीलिए सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु समाज संगठन अति आवश्यक था। और समाज की सुदृढ़ता के लिए सभी वर्गों को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए गुप्त जी ने कहा, उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से, जो सभी का ध्येय है, तुम हो सहोदर सुरसरी के, चरित जिसके गे है। कि सभी का जन्म उसी ईश्वर से, सभी ईश्वर के संतान हैं, सभी प्रभु की संतान हैं, सभी को समानता का अधिकार है। इसीलिए सभी वर्गों को अपने भेदभाव भुला करके समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वह समय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गुप्त जी ने लेखन प्रारंभ किया था द्विवेदी युग में, 1900 में से लेकर 1918 तक का जो समय रहा वो द्विवेदी युग का रहा। और यह वह समय था जब स्वतंत्रता के लिए एक प्रगति की लहर, एक क्रांति की भावना जागृत हो रही थी। यद्यपि गांधी जी का आगमन हो चुका था, पर सक्रिय राजनीति में वे तब तक नहीं आए थे। उनका सक्रिय राजनीति में प्रवेश 1916 में होता है, और उसके पश्चात निरंतर उन्होंने एक और राजनीति के स्तर पर विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, और दूसरी ओर समाज को चरखा चलाने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए, सत्याग्रह को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा का प्रारंभ हुआ, उसमें मुख्य रूप से दो तत्व बाधक बन करके आए, जिनकी ओर गुप्त जी का विशेष रूप से ध्यान गया। और उन्होंने उन दो बाधक तत्वों की ओर ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, अपितु अपनी रचनाओं के माध्यम से उन बाधक तत्वों को, उनकी बाधा को दूर करने का भी प्रयास किया। पहली सबसे बड़ी बाधा थी समाज में स्त्री पुरुष की असमानता, स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझना और पुरुष के दासत्व में जीवन जीने को विवश थी। अब जब राष्ट्र की पराधीनता को दूर करने के लिए, स्वाधीनता के लिए जब आंदोलन चला, तो केवल पुरुष, केवल युवक आगे आए, युवतियां ना आए, स्त्रियां घर से ना निकले, तो कभी भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। तो आंदोलन तभी सफल हो सकता था
जब स्त्री पुरुष समान रूप से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाते हुए उस आंदोलन में भागीदारी निभाए। और इसके लिए गांधी जी ने भी प्रयास किया, आह्वान किया स्त्रियों को, युवतियों को आगे आने के लिए और उस आंदोलन में भाग लेने के लिए। जब जब सत्याग्रह आंदोलन होता था, नमक छोड़ो आंदोलन हुआ, अनेक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उनमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी भागीदारी निभाई। उस समय अनेक ऐसी महिलाएं आगे आई। हिंदी साहित्य में ही हम देखते हैं, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय आई, सरोजनी नायडू आगे आई, अनेक स्त्रियां फिर गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त करके और साहित्यकारों की साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके आगे आती है। तो समाज में स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार मिले, वे पुरुषों के समान है। तो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझना और पुरुष केवल उसे अपने दासत्व में जीवन जीने के लिए विवश करे, ये समाज के लिए विशेष रूप से समाज की प्रगति में बाधक था, स्वाधीनता आंदोलन में भी बाधक था। और दूसरी जिसकी चर्चा अभी हमने की है, समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना, जिसके कारण समाज में वर्ग वैषम्य इतना अधिक हो गया था कि सभी मिल करके देश के आज़ादी के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तो ये प्रमुख दो बाधाएं थी। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने स्त्री पुरुष के समान अधिकार पर बात की। गुप्त जी के काव्य में नारी की स्वतंत्र इयत्ता दिखाई देती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई देता है। चाहे साकेत की उर्मिला हो, यशोधरा हो, विष्णुप्रिया की विधृता हो, द्वापर की विधृता हो या विष्णुप्रिया हो, यशोधरा के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठापना एवं उसके उदात्त रूप के अंकन द्वारा भारतीय नारी को गौरवान्वित करना, ये गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य रहा। स्वाभिमानिनी एवं त्यागमयी भारतीय नारी के प्रतीक रूप में यशोधरा के चरित्र की सर्जना गुप्त जी द्वारा की गई। नारी जाति की प्रतिनिधि के रूप में उसका चरित्रांकन गुप्त जी ने किया। और गुप्त जी के रचनाओं में जितने भी नारी चरित्र हैं, वे किसी भी दृष्टि से पुरुष चरित्रों से हीन नहीं है, तुच्छ नहीं है। समाज में नारियों के प्रति जो एक अनुदार दृष्टिकोण था, एक संकीर्ण दृष्टिकोण था, उसके प्रति कवि का आक्रोश विधृता के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। विधृता स्पष्ट शब्दों में कहती है, हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और क्या कोई उसका पिता पुत्र और भाई। नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वेलाई। कि केवल स्त्री को एक पत्नी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक भोग्या के रूप में ही मानना, वे एक बहन भी है, एक पुत्री भी है, तो उस रूप में क्या उसे नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। और नारी के प्रति पुरुष का जो अविश्वास है, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके लिए आक्रोश प्रकट करते हैं। और वे कहते हैं कि नर जो है वो नारी से ही उत्पन्न हुआ है। उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय, तुझी से नारी जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी। तो इस तरह से स्त्री को सम्मान देने के लिए, उसका जननी रूप को महत्व देने के लिए, स्त्री पुरुष को समान अधिकारी बनाने के लिए गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अनेक ऐसे चरित्रों का विकास किया है। तो ये हमने सामाजिक स्तर पर गुप्त जी की जो युग सापेक्षता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी इस चर्चा को हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।